everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 6 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है द मौर्यन एम्पायर। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर द राइज ऑफ मगध में देखा था कि कैसे बिंबिसारा आए, फिर उनके बेटे अजातशत्रु, फिर इनका राज्य चला गया नंदा वंश के हाथ में। लेकिन धनानंदा बहुत ही क्रूअल और अनपॉपुलर थे। उनके जाने के बाद, उनको मारने के बाद अब पावर में आए मौर्यंस। मौर्यंस का राइज यहाँ से हुआ। तो बस इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, जब मौर्यंस आए भारत में, तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह का अलग राजा, अलग कानून और लोग अलग अलग तरह की सोच रखते थे, अलग अलग तरह जीते थे। लेकिन फिर एक नया दौर शुरू हुआ जिसे कहा गया मौर्य का दौर। इस दौर में पहली बार पूरे भारत के लोग एक साथ आए और एक साथ एक एम्पायर के नीचे, जिसका नाम था द मौर्यन एम्पायर। 321 BCE में एक जवान और होशियार सिपाही था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नंदा वंश की आर्मी में ये एक सोल्जर था, एक सिपाही था। लेकिन धनानंदा के नाम पर ना लोग बहुत डरते थे और लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। लोग अपने राजा को पसंद भी नहीं करते थे। और तभी मिलते हैं दो महान लोग। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे चाणक्य। चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। वो चंद्रगुप्त मौर्य से कहते हैं कि अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो इस राज्य का तुम्हें मैं राजा बना दूंगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, दोनों एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते हैं और अटैक कर देते हैं धनानंदा पे। धनानंदा को वो हरा देते हैं और मगध पर राज्य जमा लेते हैं अपना। फिर क्या था, इस तरह हो जाती है मौर्यन एम्पायर की शुरुआत मगध में। इस तरह मौर्यन एम्पायर की नींव रखी जाती है। अब बात करते हैं ग्रीक्स के साथ टकराव की। तो जैसे हमें पता है कि अलेक्जेंडर जब भारत आया, उसने कुछ राज्यों को जीता और फिर उन राज्यों को अपने 3 जनरल्स के हाथ छोड़कर चला गया। इनमें से एक जनरल थे जनरल सेलुकस, जो कि अलेक्जेंडर के मरने के बाद अब नॉर्थ वेस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उन्हें टकराना पड़ना था मौर्यन से। तो मौर्यन से वो टकराए तो सही, लेकिन हार गए। और अब साइन हुई एक ट्रीटी जिसमें उन्होंने, जनरल सेलुकस ने अपनी बेटी शादी में दे दी और एक ग्रीक एम्बेसडर महेंद्र को भारत के कोर्ट में भेज दिया। इन रिटर्न चंद्रगुप्त ने बदले में उसको 500 वॉर एलिफेंट्स दिए और इस तरह अब मौर्यंस का एम्पायर और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये हिंदू कुश से नर्मदा तक बढ़ चुका था। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसारा राजा बना। उसने एम्पायर को मैसूर तक फैला दिया। वो एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत ही मजबूत रूलर था और उसे लोग कहते हैं अमित्रघात, यानी कि एनिमी डिस्ट्रॉयर। उसके बाद उनका बेटा अशोका राजगद्दी को संभालने लगा और उनके आने से, उनके सिंहासन पर बैठने से अब एक दिलचस्प कहानी शुरू हो गई। जब अशोका राजा बने 273 BCE में, तो कलिंगा एक ऐसा राज्य था जो अभी भी मौर्यंस के कब्जे में नहीं था। और कलिंगा बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। उनके पास वेल्थ थी, उनके पास समुद्री रास्ते थे और उनके पास ट्रेड करने का अधिकार था। अशोका ने सोचा कि कलिंगा के बिना भारत अधूरा है। फिर क्या था, 261 BCE में उसने अपनी तलवार उठाई और हमला कर दिया कलिंगा पे। अब बहुत ही भयानक युद्ध हुआ जिसमें हजारों की तादाद में लोग मर गए। ये सब देखकर उसका दिल हिल गया और फिर उसने कहा कि अब मैं कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा, अब मैं प्रेम और दया से सबका दिल जीतूंगा। और यही था अशोक का परिवर्तन। अशोका ने सोचा कि अब जीत तलवार से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ बुद्धा के अहिंसा और दया के रास्ते पर चला दी। फिर क्या था, उनका धमा सबके लिए था, यानी कि हिंदू, बुद्धिस्ट या कोई भी और धर्म के लोग हों। उन्होंने कहा कि सबके साथ प्रेम से रहो, सबका सम्मान करो, बच्चे बड़ों की इज्जत करें और उनकी बात मानें, साथ ही साथ सच बोलें, दया रखें, सबकी मदद करें और किसी भी प्राणी को किसी भी तरह से कोई कष्ट ना पहुंचाए। अशोका ने अपना संदेश देश के हर कोने तक पहुंचाया। रॉक और पिलर एडिक्ट्स पर लिखवाया, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में।
महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिस्ट टीचिंग्स फैलाने के लिए और देश में बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज बनवाई और धमा ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया। उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी बुलवाई पटलिपुत्रा में, ताकि धर्म और शांति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचे। अशोक दिलों के राजा बन चुके थे। उनका मतलब था कि राज्य चलाने का मतलब है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना। उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए, उन्होंने रोड्स बनवाए, उन्होंने पेड़ लगवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए फॉर पीपल एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए जो जाकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। अशोक सच में पीपल्स एम्परर थे, जिन्होंने युद्ध के बाद शांति को अपना धर्म बना दिया। चंद्रगुप्ता ने एम्पायर बनाया, बिंदुसारा ने उसे बढ़ाया और अशोका ने उसे इंसानियत से सजाया। तो बस ऐसा ही था हमारा भारत उस समय पर। तो इसीलिए आज जब भी हम भारत का राष्ट्र चिन्ह देखते हैं तो उससे हमें याद आते हैं अशोका द एम्परर हु वन हार्ट्स नॉट वॉर्स। तो ये चैप्टर जो है मौर्यन एम्पायर, ये इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ना एक बहुत ही एक्साइटिंग टर्निंग पॉइंट लेकर आया था। तो मौर्यन एम्पायर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जहाँ पर पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, इस एम्पायर के आने के बाद इंडिया पॉलिटिकली यूनाइट हुआ था। और इस यूनिफिकेशन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक फाउंडेशन लेके, और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज हुआ अक्रॉस द इंडिया। तो मौर्यंस ने इंडिया को एक बनाया था। अब हमें कैसे पता कि ये सब कुछ हुआ था? तो वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस आए थे ना, उन्होंने बड़ा कुछ लिखा था और उनकी डेट्स को पूरा मैच कर करके हमने ये पूरा क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज किया है। तो देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मौर्यन एम्पायर। तो अब बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हैं लिटरेरी सोर्सेज, जिनसे हमें पता चला है कि कब कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहला है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखा था। ये वही पावर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे थी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो इनकी बुक में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, और कैसे एक रूलर को अपना राज्य चलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है इंडिका एक ग्रीक एम्बेसडर जिनका नाम था मैगेंथीस, उन्होंने लिखी थी और वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। तो उन्होंने जो कुछ देखा वो सब कुछ लिख दिया। सो दिस गिव्स द फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया, और इससे हमें उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल कस्टम्स के बारे में डिटेल में पता चलता है। फिर आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में। तो ये सब अब हम जा रहे हैं ग्राउंड के नीचे। तो ग्राउंड के नीचे गए और हमें जो जो मिला है वो हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो हमें रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स मिले हैं अशोका के, जो स्टोन्स पर कार्व थे अक्रॉस द इंडिया, एंड इट कंटेन्स अशोक्स मैसेजेस एंड द मॉरल टीचिंग्स, जिन्हें हम धमा भी बुलाते हैं, जो हमें रियल एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज कैसी थी। दूसरा, सिल्वर कॉइन्स ऑफ मौर्य। इससे हमें पता चलता है कि उस समय पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसी थी, ट्रेड कैसे हुआ करता था, और वहाँ के मॉनेटरी सिस्टम को समझने में भी हमें ये सिल्वर कॉइन्स हेल्प करते हैं। किस लेवल पर ट्रेड हुआ करता था ये भी हमें इसी से पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं चंद्रगुप्ता, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हुआ क्या था, हाउ ही रोज टू द पावर। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे हमने कहानी में सुना था कि 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाहता था कि वो नंदा डायनेस्टी के किंग को, धनानंदा, जो काफ़ी अनपॉपुलर था, काफ़ी क्रूअल था, उसको हटाकर एक फेयर रूल एस्टैब्लिश करे। तो उस समय पर प्रॉब्लम ये थी कि वो वहाँ पर उनकी मिलिट्री में सिर्फ एक ऑफिसर था और अकेला वो ये सब कुछ कर नहीं सकता था। सो द सक्सेस वाज ड्यू टू द गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी ऑफ चाणक्य, या फिर जिनको कौटिल्य भी बुलाते हैं। तो चंद्रगुप्ता इनिशियली ऑफिसर था, तो अब वो यही चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, तो वो पंजाब चला गया। अब धनानंदा काफ़ी अनपॉपुलर था और चंद्रगुप्त पंजाब चला गया, और वो मिला एक वहाँ पर एक टीचर से जिसका नाम था चाणक्य, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक टीचर था।
चाणक्य भी धनानंदा से ग्रज रखता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब चाणक्य धनानंदा के कोर्ट में गया था तो वहाँ पर उसने चाणक्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी और तब चाणक्य ने बोला था कि मैं बदला लेकर रहूँगा। तो बस कुछ ऐसा ही था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को ट्रेन किया इन वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने मिलकर एक आर्मी बनाई और धनानंदा को हरा दिया और यहाँ से शुरू हुई द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब क्या था, देयर हैपेंड द कॉन्फ्लिक्ट विद द सेल्यूकस। तो जैसे कि अगर आपको लास्ट चैप्टर भी याद हो, स्टोरी भी याद हो, तो जब अलेक्जेंडर इंडिया आया तो उसने कुछ नॉर्थ के हिस्से जो थे वो अपने कब्जे में ले लिए थे। बाद में उन्हीं हिस्सों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद उनको 3 जनरल्स के हाथ में छोड़कर चला गया। लेकिन अलेक्जेंडर के मर जाने के बाद अब ये तीनों ही जनरल्स ना आपस में लड़ने लग पड़े कि एक दूसरे के साथ भी लड़ने लग पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेल्यूकस ने सब कुछ ले लिया बाकी जनरल से और अब इसके बाद ये चाहता था कि ये इंडस रिवर के दूसरी तरफ को चले। मतलब कि जो जनरल था सेल्यूकस, ही रूल्ड फ्रॉम एशिया माइनर टू द इंडस रिवर। तो 305 BCE में अब वो चाहता था कि अब नॉर्थ के वेस्ट की तरफ वो चलना शुरू कर दे। लेकिन उसने क्या किया, तो सेल्यूकस वापस से नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज़ में गया और वहाँ जाकर उसने उन लॉस्ट टेरिटरीज़ को रीगेन करने की कोशिश की। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से वो हार गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको फ्री कर दिया और अब जितना भी हिस्सा इस सेल्यूकस के पास था वो सारा हिस्सा आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो एक ट्रीटी साइन हुई विद सेल्यूकस जिसमें उन्होंने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो एरिया था फ्रॉम इंडस वो सब कुछ चंद्रगुप्त को दे दिया और इन रिटर्न सेल्यूकस को 500 वॉर एलिफेंट्स मिले। साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्ता से कर दी और उन्होंने एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था मैगेंथीस, अभी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, याद करो लिटरेरी सोर्सेज में, राइट। तो लिटरेरी सोर्सेज में जो लिखा है ना डिटेल में, क्योंकि वो कोर्ट में रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वहाँ पर डिटेल में जो लिखा है वो मैगेंथीस ने ही लिखा है। तो मैगेंथीस को उन्होंने एक ग्रीक एम्बेसडर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया। तो इस तरह काफ़ी सारी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स था ये हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें मिली चंद्रगुप्त मौर्य को और ये एम्पायर और भी बड़ा होता चला गया। नाउ द एक्सपेंशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब चंद्रगुप्ता ने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इंडियन एम्पायर बना दिया था और ये स्ट्रेच हो रहा था हिंदू कुश में नॉर्थ वेस्ट से टू बंगाल इन द ईस्ट और दूसरा हिमालयज इन द नॉर्थ टू नर्मदा इन द साउथ। कलिंगा का जो किंगडम था वो ही सिर्फ जो मॉडर्न उड़ीसा है बस अब वो ही बचा था जो इनके कंट्रोल में नहीं था, बाकी सब कुछ जा चुका था मौर्यंस के हाथ में। अब बात करते हैं बिंदुसारा की, जो कि 2 बड़े बड़े राजाओं के बीच में एक कॉन्करर थे। ठीक है, यहाँ पर इनका जो रीन और एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इन्होंने जब गद्दी संभाली, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठे, तो इन्होंने कुछ 25 साल तक रूल किया और इन्होंने अपने पापा के सपने को, एक्सपेंशन के सपने को, भारत को एक देखने के सपने को की तरफ काम किया। यहाँ पर ही ड्यूरिंग हिज रीन द एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम साउथ टिल साउथ, मतलब फर्दर टिल साउथ, यानी कि कुछ मैसूर तक इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था। यूनिटी और स्टेबिलिटी को इन्होंने बनाए रखा इतने बड़े एम्पायर में। और अब उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे अशोक जो थे उन्हें हम जानते हैं एज द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। अब हम बात करते हैं अशोका के असेंशन की। अशोका एक बहुत ही पावरफुल किंग था। ही बिकेम किंग इन 273 BCE। उस टाइम पर ना ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मौर्यन एम्पायर के अंडर आता था। बस एक छोटा सा हिस्सा था कलिंगा, जो आज के टाइम पर उड़ीसा में है, वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था और वो मौर्यंस के कंट्रोल में नहीं था। कलिंगा बहुत ही रिच था, कलिंगा बहुत ही पावरफुल था और ये लैंड और सी ट्रेड को कंट्रोल करता था टू साउथ इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए अशोक चाहता था कि कलिंगा को वो कॉन्कर कर ले, जिससे मौर्यन एम्पायर और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो जाए। अब हुआ क्या कि उसने कलिंगा पर अटैक कर दिया। सो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा इन 261 BCE। तो अशोक ने क्या किया कि कलिंगा पर बैटल, मतलब जंग छेड़ दी और इस बैटल से
क्या हुआ इस बैटल के बाद, अब जो मौर्यन एम्पायर था ना वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था। नॉर्थ में हिमालय से साउथ में मैसूर तक, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इसमें काबुल, कांधार, हेरत, नेपाल, कश्मीर सब कुछ आते थे। लेकिन कलिंगा की वॉर के बाद एक्चुअल में हुआ क्या, इतना बड़ा राज्य जीता था, इतनी मैसिव विक्ट्री थी, इतना बड़ा एम्पायर बन चुका था, लेकिन अशोक खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने देखी डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड इमेंस ह्यूमन सफरिंग। मतलब इतना गंदा वॉर था, इतना खतरनाक वॉर था, हज़ारों लाखों लोग मर गए, बहुत सारे परिवार टूट गए, खत्म हो गए। तो अब इसके बाद अशोक वॉज फिल्ड विद सोरो एंड रिमोर्स, और उन्होंने ये जो ट्रेजेडी देखी इसने उनका मन बदल दिया। सो ही डिसाइडेड टू गिव अप द वॉरफेयर। तो उन्होंने बोला कि अब से मैं तलवार से जंग नहीं लड़ूंगा। ही फोकस्ड ऑन द पीसफुल कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने बोला कि अब मैं लोगों का दिल जीतूंगा, प्यार से, कंपैशन से। दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट, और जो कलिंगा की वॉर थी यहाँ पर मार्क द स्पिरिचुअल अवेकनिंग of the Ashok's life, and he began to follow the path of Dhamma, that is the righteousness. वो इनकी टीचिंग्स थी। So the Shanti Stupa in Dholi, Kalinga was built to commemorate this transformation. तो इसीलिए ये जो शांति स्तूपा बनाया गया है धौली कलिंगा में, वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है, क्या एक मतलब एक चिन्ह है। करेक्ट। अब बात करते हैं, अब ये इनका पाथ क्या था, धमा का पाथ क्या था। धमा बेसिकली एक संस्कृत वर्ड धर्म से लिया गया है। तो अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया और वहाँ से उन्होंने ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द कंपैशन, पीस एंड द नॉन वायलेंस। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ मॉरल और मटीरियल वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स के लिए डेडिकेट कर दी, डिवोट कर दी। ही रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर, कि जो भी जीतना है वो जंग से ही जीता जाता है, इसको उन्होंने बदल कर धर्म की विजय के बारे में बताया, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ राइटियसनेस। अब बात करते हैं धमा की। सो धमा एक संस्कृत वर्ड धर्म से आया है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस या फिर मॉरल ड्यूटी। अशोक का जो कॉन्क्वेस्ट था धमा का, इट वॉज नॉट अबाउट वन रिलीजन। उनका मानना ये था, उनका जो बेस था दैट वॉज ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल लिविंग। ये ज़्यादा मतलब ये धर्म का रास्ता नहीं था, बल्कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट था बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ पीस, काइंडनेस एंड कंपैशन। करेक्ट। अब बात करते हैं इनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड द गुड कंडक्ट। ही सेड द पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, शांति से, अच्छे से एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। दूसरा, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, मतलब किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, नॉन वायलेंस नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है। देन पीपल शुड लव वन अनदर एंड शो टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रिलीजन्स, कि लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, अगर कोई अलग सोचता भी है उसके साथ भी अच्छे से बात करें, उसको भी अच्छे से ट्रीट करें। देन चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स एंड एल्डर्स शुड ट्रीट चिल्ड्रन विद अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करें और बड़े बच्चों को अंडरस्टैंड करें, ताकि एक प्यार बना रहे। देन पीपल शुड बी ट्रुथफुल, सच बोलो, चैरिटेबल, दान करो और काइंड रहो, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। चाहे कोई भी है, सबके लिए सच बोलना है, अच्छे रहना है और सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। फिर आते हैं द प्रोपगेशन ऑफ धर्मा, हाउ अशोका स्प्रेड हिज मैसेज। तो कैसे अशोक ने अपने मैसेजेस को स्प्रेड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ अशोका एज अ रोल मॉडल, तो ऐसा नहीं था कि अशोक हवा में बातें कर रहे थे धर्म की और लोगों को चीज़ें हवा में सिखा रहे थे। ही सेट एन एग्जाम्पल, जहाँ पर उन्होंने पर्सनली स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया टू लिव बाय पीस, काइंडनेस एंड मोरालिटी। वहीं पर इन्होंने रिलीजियस विजिट्स भी की और कंस्ट्रक्शंस भी की। वो बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स विजिट किए, स्पेशली जहाँ पर बुद्धा ने अपनी टीचिंग स्प्रेड की थी, जैसे कि बोध गया जहाँ पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी, और सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फॉर मॉन्क्स एंड फॉलोअर्स। तो फर्स्ट सर्मन मतलब जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिए थे, वो दिए थे बुद्धा ने सारनाथ में।
तो वहाँ पर भी वो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे और बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स रहते थे और वो टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाते थे। बात करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म बियॉन्ड इंडिया, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडिया तक रुके कि बस इंडिया में ये टीचिंग्स फैलनी चाहिए, नहीं, उन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को फॉरेन लैंड्स पर भी भेजा जहाँ पर बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड किया गया। उन्होंने इवन अपने बेटे को भी भेजा और अपनी बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, जिन्होंने वहाँ पर बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। तो उनका मिशन था कि वो बुद्धिज़्म को थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड करेंगे। अब बात करते हैं द यूज़ ऑफ एडिक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जब प्रिंसिपल्स की बात आई तो उन्होंने इन सब को स्टोन्स पे एनग्रेव करा दिया और ऐसी लैंग्वेज में जिसे आम लोग पढ़ सकें, तो यानी कि लोगों की लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में एनग्रेव करा दिया ऑन रॉक्स, पिलर्स एंड केव्स। और ये जो रॉक्स और पिलर्स थे, इन्हें एडिक्ट्स कहा जाता है, विच वर प्लेस्ड थ्रू आउट द एम्पायर सो दैट एवरीबडी कुड रीड देम, ताकि लोगों में ये टीचिंग्स फैले। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइज की द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग, जिसको ऑर्गेनाइज करने का मतलब था कि हम बुद्धा की टीचिंग्स को और कैसे स्प्रेड करें। सो ये ऑर्गेनाइज्ड दिस इन पटलिपुत्रम, जहाँ पर वो फोर्ट बनाया था, याद है ना। एंड द गोल वॉज टू प्योरीफाई एंड स्प्रेड द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। साथ ही साथ अब ये जो बुद्धिस्ट एडिक्ट्स थे, दे वर द वॉइसेस फ्रॉम द स्टोन्स, मतलब इनका मीनिंग क्या था और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या थी। तो अशोका के जो एडिक्ट्स थे ना, वो रॉयल कमांड्स मानी जाती थी या फिर प्रोक्लेमेशन मानी जाती थी जो एम्परर अशोका ने दी हैं। तो ये उनके एडिक्ट्स जो थे ना, ये उनकी एक रॉयल कमांड मानी जाती थी लोगों में। दे सर्व अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड, राइट। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में यही पढ़े हैं ना, स्पेशली जो अशोक की पॉलिसीज़ थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनके धमा के बारे में हमें बताता है, एक सोर्स है। नाउ वेयर एंड हाउ दे वर रिटन, तो ये जो एडिक्ट्स थे ना, ये रॉक्स पे, स्टोन पिलर्स पे और केव्स में थ्रू आउट द एम्पायर लगाए गए। इन्हें प्राकृत में लिखा गया, जो कि कॉमन लैंग्वेज थी वहाँ के लोगों की, सो दैट हर कोई इसको समझ सके। और जो स्क्रिप्ट यूज़ की गई, दैट वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये कहीं तो सुना है, कहाँ सुना है, स्टोरी में सुना है, राइट। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स की, जहाँ पर कुछ एडिक्ट्स देखे गए थे रिटन इन ग्रीक, केरोस्ती एंड अरामिक, showing the diversity of the Mauryan Empire. अब आगे बढ़ते हैं, now talking about Ashok's ideals of kingship and he was the father of his people. तो अशोक का जो विजन था ना किंगशिप का, वो ये मानते थे कि एज अ किंग उनके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो उनके बच्चे हैं और उनको उनकी केयर करनी है, उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, उनकी प्रोस्पेरिटी और उनके वेलफेयर का ध्यान रखना है। तो ही रूल्ड नॉट विद फियर, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनसे डरें, वो प्यार से, मोरालिटी से और जस्टिस से रूल करते थे लोगों के ऊपर। एंड ही वर्कड टायरलेसली फॉर द वेलबींग ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो वो बहुत मेहनत करते थे उनकी, अपने सब्जेक्ट्स की, अपनी प्रजा की वेलबींग के लिए। कमिंग ऑन टू द पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने कुछ ऑफिसर्स, जिन्हें महामत्रास भी बुलाया जाता है, उनको अपॉइंट किया था, महामताज बुलाया जाता है, उनको अपॉइंट किया इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द वेलफेयर ड्यूटीज़। यहाँ पर रोड्स बनाए गए, ट्रीज़ को प्लांट किया गया ताकि अगर लोग कहीं जा रहे हैं उन्हें शेड मिले, उन्हें कंफर्ट मिले, ट्रैवलर्स को शेड और कंफर्ट मिले। साथ ही साथ वेल्स और रेस्ट हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की गई और हेल्थ सेंटर्स बनाए लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उन्होंने अपने ऑफिसर्स भेजे ताकि वो लोगों की बातें सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर बात करते हैं अशोका की लेगेसी और ग्लोबल इम्पैक्ट को। अशोक दुनिया के पहले राजा थे जिन्होंने वॉर लड़ने के बाद वॉर ही छोड़ दी और लव कंपैशन का रास्ता अपनाया। सो ही वॉज द फर्स्ट मोनार्क इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टू renounce the war after victory and he proclaimed peace and non-violence and promoted universal brotherhood and tolerance। तो एक दूसरे के लिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, अगर टॉलरेंस है तो वॉर्स तो होंगी ही नहीं। बात करते हैं his examples inspired generation of rulers and the thinkers worldwide।
और एक हिस्टोरियन हैं जिनके बारे में आप सुनते ही रहोगे अब क्लास 9 तक, और उनका नाम है H.G. Wells. He famously said that among the thousands of the names of monarchs, the name of the Ashoka shines and shines almost alone as a star. ठीक है, तो आप बात समझ गए. तो अशोका की जो ग्रेटनेस है ना, वो उनके बड़े एम्पायर से नहीं आई थी, बल्कि उनकी ग्रेटनेस, अशोका द ग्रेट, उनको कहा जाता था उनके बड़े दिल के लिए. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया है. दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. आई होप आपको मौर्यन एम्पायर भी समझ आ गया है. कोई डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.